क्लियर है? आपको व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? आपको आवाज और व्हाइट बोर्ड क्लियर है? एक बार कंफर्म करें मेरे को चैट बॉक्स में। ओके, प्लीज जल्दी आंसर किया कीजिए आप लोग, ठीक है? तो मैंने कल एक छोटा सा डेमो दिया था, क्लास में एक बच्चा आया था, वो चला भी गया था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड या सीडीपी या चाइल्ड या टीचर से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है वो रिलेटेड टू जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप चाहे एस टेट दें, चाहे आप सी टेट दें, चाहे आप D SSS का टीचिंग का कोई भी जनरल पेपर होता है, उसके अंदर पूछा जाता है। ये पैडागोजी होता है, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। ये आपका नेट JRF में भी तो काम आता है, उसका थोड़ा और अपर लेवल होता है, बट ये भी आपका बेसिक मतलब इसमें काम आता है। और जितने भी आपके टीचिंग लाइन से जितने भी जुड़े हुए पेपर हैं, जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है, उसके अंदर आपका ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। कि बच्चों का बाल विकास कैसे होता है, ठीक है? किस किस उम्र पे क्या क्या चीजें सीखते हैं, ठीक है? उनका जो लर्निंग है उनका किस लेवल पर होता है, क्या क्या उनका मतलब लर्निंग में प्रोसेस होते हैं, बच्चे कौन सी उम्र में क्या चीज सबसे पहले कंसीडर करते हैं, हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसा कि आप सबको पता है कि जो विकास है, विकास हमारा क्या होता है, कि विकास क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट क्या है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलता ही है। जन्म से लेके मृत्यु तक चलता ही है, ठीक है? ये जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है आपका, कि बच्चा जब वो पैदा होता है उसके बाद से लेकर, क्योंकि हम उसको बताना शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी चीजें, ठीक है? तो उसका लर्निंग प्रोसेस जन्म से लेके और जब तक वो मरता ही रहता है, हम कभी सीखना बंद नहीं करते। हाँ, कौन, आप अलग अलग लैंग्वेज में इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी कहा जाता है, जन्म से मृत्यु, क्या बोलते हैं, वॉर्म टू टॉम्ब, बहुत सारे वर्डों से बोला जाता है, ठीक है? तो विकास एक गतिमान प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलने वाला है, ठीक है? विकास एक गतिमान प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति प्रवाहमान जल के समान है। जैसे जल जिस प्रकार से बहता रहता है, ठीक है, उसी प्रकार से प्रवाहमान यानी बहने वाला जो जल है, उसी समान से ये हमारा डेवलपमेंट होता रहता है समय के साथ साथ, ठीक है? अब विकास एवं वृद्धि, तुलनात्मक अंतर करेंगे हम, कि विकास क्या है, अब विकास और वृद्धि क्या है। विकास एंड वृद्धि, विकास क्या होता है हमारा, विकास होता है हमारा डेवलपमेंट, इंग्लिश में भी बता रही हूं मैं। विकास आपका होता है डेवलपमेंट और वृद्धि आपकी होती है ग्रोथ। अच्छा, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फर्क है? डेवलपमेंट आपका होता है प्रॉपर मेंटली, फिजिकली। ग्रोथ आपकी सिर्फ फिजिकली होती है। और डेवलपमेंट जो है, सॉरी मैं ज्यादा घिसपिच हो रही है।
देखिए इसमें एक पर्टिकुलर सिलेबस तो है नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड में। देखो सीटेट का तो प्रॉपर सिलेबस है सीडीपी का, आप बोलो तो मैं वो समझा देती हूँ और वही यूज होगा। चले 1 मिनट दे, मैं आपको सिलेबस समझा देती हूँ। 1 सेकंड, मेरे को 1 सेकंड दे, मैं आपको सिलेबस समझाती हूँ। देखिए जैसे कि आपके टॉपिक्स हैं, फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप। इतनी तो इंग्लिश समझ आती होगी आप लोगों को, आई होप, विद लर्निंग। कि कॉन्सेप्ट हमें समझना है किसका, डेवलपमेंट और किसका, लर्निंग का। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझना है हमें कि उन दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, विकास और अधिगम। लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर हम इनके सिद्धांत समझेंगे, किसके, विकास के, बच्चों के विकास के सिद्धांत, ठीक है। थर्ड है आपका इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। यानी आपको इन्फ्लुएंस, आपकी जो लर्निंग है, आपका जो ग्रोथ है, जो आपका डेवलपमेंट है, वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है, यानी इन्फ्लुएंस होता है। हेरिडिटी, हेरिडिटी होता है, और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट आपका वातावरण, हेरिडिटी होता है अनुवांशिक। जो जेनेटिक होती है चीजें वो भी आपको इफेक्ट करती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि आपका जो इंटेलिजेंस, आपका जो आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो इंटेलिजेंस है, जो आपके सोचने समझने की क्षमता है, वो आपको आपको जेनेटिकली मिलती है, ठीक है। आपके पेरेंट्स कितने इंटेलिजेंट रहे हैं अपने, मतलब अपने लाइफ में, उनके पेरेंट्स कैसे रहे, यानी आपको आनुवांशिक ये चीजें मिलती है। और आपका जो डेवलपमेंट और वृद्धि होता है वो उसी हिसाब से ही आप इन्फ्लुएंस होता है। अभी मान लीजिए किसी बच्चे है, ठीक है, उसके पेरेंट्स नॉर्मल थे, क्या पता उनका कोई एक जेनेटिकली प्रॉब्लम ऐसा हुआ, या उनके पूर्वजों में ऐसा कोई होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स से हमें आए, हमें हमारे पेरेंट्स के अलावा, अगर आप कुछ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, नाम नहीं लूंगी, जैसे जब जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गई है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स भी ऐसे, जब डॉक्टर से आप जाओ कि कोई घर में किसी को कुछ होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है आपकी कोई हिस्ट्री रही है इस चीज की। तो ये हमारे तो मतलब ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही, ठीक है। तो जब बातचीत पता चली कि हमारे दादा परदादाओं की यही हिस्ट्री रही है, तो वो वहां से आया है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती है, वो भी जेनेटिक होती है, और जो आपकी ग्रोथ होती है और जो वृद्धि होती है वो भी जेनेटिक होती है, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस कर, ये बहुत हेरिडिटी एनवायरमेंट ज्यादा फैक्टर है। आपका एनवायरमेंट हेल्दी अच्छे से करेंगे। अब आपके एनवायरमेंट में आप, अब आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा इंट्रोवर्ट, ठीक है। अभी आप जाके बैठ जाएंगे एक्सट्रोवर्ट पर्सन के साथ। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो कम लोगों में रहते हैं, ज्यादा मिल घुल नहीं पाते लोगों से,
एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन होते हैं जो हर दूसरे इंसान को अपना दोस्त बना लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, मिल लेते हैं। अभी आ रही है वॉइस क्लियर? अभी क्लियर है वॉइस? बताएं। हेलो 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 हेलो। अच्छा अभी ठीक है, अभी नॉर्मल है। ओके ठीक है। तो आपके एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई फील पर्सनली, ये चीज मैं खुद पे पर्सनली फील करती हूँ। अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में बैठेंगे तो आप अपना अच्छा काम करेंगे, आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे। अब प्रोडक्टिव आप कैसे कैसे हो जाएंगे? जब आप अच्छे एनवायरनमेंट में बैठेंगे, अच्छा फील करेंगे, ऑफ सी बात है आप अच्छा काम करेंगे और ज्यादा काम करेंगे। तो आपको बहुत बहुत ज्यादा आपके अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसके अंदर आता है आपका सोशल वर्क एंड चिल्ड्रन। और सोशल वर्क में आपके चिल्ड्रन और आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो गया। ये तो आपने नोट कर लिया, चलो मैं आगे करती हूँ। सोशल वर्क में आपके चिल्ड्रन आ गए, और कौन कौन आता है? आपके टीचर, आपके पेरेंट्स और आपके पीयर्स। अब पीयर्स कौन होते हैं? पीयर्स ग्रुप, अगर जो बच्चे बीएड कर रखे होंगे, जिन्होंने सीटेट करा होगा, उनको पता होगा पीयर्स ग्रुप क्या होता है। पीयर्स ग्रुप आपके साथ के लोग होते हैं, आपके हम उम्र के, ठीक है, आपके दोस्त। यस, ठीक है, ये आपके पीयर्स ग्रुप होते हैं। साथ ही समूह, वही मैंने बोला कि आपके जो हम उम्र होते हैं, जो आपके साथ के लोग होते हैं, उन्हें पीयर्स ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना, मतलब कॉन्सेप्ट हमें ये पढ़ना है। फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। किन की पढ़ेंगे? प्याजे की। बहुत अच्छे से, वो क्या बोलते हैं, मैंने खुद के पर्सनली नोट्स बना रखे हैं। कोलबर्ग एंड वाइगोस्की, ये तो मैं आपको वो समझा रही हूँ। ठीक है, आपको इन तीनों की थ्योरीज पढ़नी है, और बीच में एक दो की और पढ़ा दूंगी मैं। प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की की आपको थ्योरी पढ़नी है। इनका क्या पढ़ना है? थ्योरीज में इनका पढ़ना है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट यानी रचना, एंड इनकी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। एक सेकेंड, थिंकिंग ना, चलो थिंकिंग भी लिख लो, क्रिटिकल थिंकिंग, फाइन। चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, कि इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे? चाइल्ड सेंटर्ड, यानी जो भी बात हम करेंगे वो किसके इर्द गिर्द होगी? बच्चे के, उसी के भलाई के लिए होगी। जो भी पढ़ाई की बात होगी उस बच्चे के भलाई के लिए होगी, कि उसको कैसे पढ़ना है। जो भी फैक्टर्स होंगे वो सारे उस बच्चे के इर्द गिर्द के ही होंगे। ठीक है, कि उस बच्चे के जो फैक्टर्स हैं, जितने भी उसको अफेक्ट कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम सिर्फ बच्चे से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, उसके प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ
इंटेलिजेंस ये पढ़ेंगे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कि बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके बारे में सोचकर, ठीक है, कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और उनके इंटेलिजेंस को मापना। ठीक है, क्योंकि देखो कई बच्चे होते हैं जो टीचर ने पढ़ा दिया पढ़ लिया, कईयों का खुद का दिमाग चलता है भाई ये चीज क्यों है, किस प्रकार है, किस लिए है, उनके मन में 100 सवाल उठते हैं, वो उस चीज को एग्री नहीं करते जल्दी से फटाफट से। ओके, एक सेकंड दीजिए मुझे। रिसर्च, ओके। हम्म, हम्म, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, कि बच्चे का जो इंटेलिजेंस है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस का पढ़ेंगे, कि उसका मतलब एक होता है, देखो इंटेलिजेंस के भी अपने अपने प्रकार होते हैं। कोई बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगर है, ठीक है, उसकी जो उसकी जो काबिलियत है, जो उसके अंदर हुनर है, वो उसका सिंगिंग है, तो वो सिंगिंग में ही बेस्ट होगा, उसकी इंटेलिजेंस एक ही में है। ठीक है, जरूरी नहीं है। आपको वॉइस क्लियर है? देखो वॉइस क्लियर ना हो वैसे तुरंत मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। उसकी जो उसका जो हुनर है या उसकी जो एक इंटेलिजेंस है वो किसके अंदर है? सिंगिंग के अंदर है, ठीक है। कुछ होते हैं जो मल्टी इंटेलिजेंट होते हैं, देर आर सो मैनी, मतलब उनके अंदर बहुत सारे हुनर होते हैं, कुकिंग भी अच्छी कर लेते हैं, सिंगिंग भी अच्छी कर लेते हैं, जैसे कि हमारी मॉम्स होती हैं, ठीक है। हमारी मॉम, ये भी एक तरीके का हुनर है कि एक फैमिली को एक बांध के रखना, सबके वक्त का ख्याल रखना, सबके खाने का ख्याल रखना, ठीक है, किसको किस वक्त जाना है तो उसको उस वक्त पर उठाना। तो ये भी कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी कहीं ना कहीं उनमें इंटेलिजेंस भी होती है। शायद हम उतना अच्छा काम ना कर पाए बिकॉज शी हैज अ सो मेनी एक्सपीरियंस, शी हैज अ सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, के पास इतने सालों का एक एक एक्सपीरियंस, तो उनकी इंटेलिजेंस इसमें आ गई है, वो बहुत इजीली उस चीज को कर लेती हैं। ठीक है, हमें कोई कह दे कि कोई किसी को उठाना है, कि भाई को उठाना है, बहन को उठाना है, हम पहले खुद ही उठ जाएं अपने लिए, दूसरे के लिए तो तब उठेंगे हम। तो मल्टी इंटेलिजेंस यही है, मल्टी डायमेंशनल, की उसका अलग अलग डायमेंशनल यानी अलग अलग जगहों पर क्या इंटेलिजेंस है। फिर पढ़ेंगे हम बच्चे का लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट, कि बच्चों की सोच और उसकी लैंग्वेज किस प्रकार मिलती है। कई लोग होते हैं सोचते हैं बोलते नहीं है लोग, तो उनकी लैंग्वेज एंड थॉट का क्या कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे हम। फिर आ जाए नेक्स्ट, काफी बड़ा सिलेबस है बट ये मैं बहरहाल आपको मोटा मोटा समझाती चल रही हूँ। फिर पढ़ेंगे हम जेंडर, जेंडर एज अ सोशल जेंडर रो जेंडर
ठीक है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी जेंडर है, मेल है, फीमेल, ठीक है, मैन है, विमेन है। एक जेंडर होता है जो सोशल ने बनाया है, एक जेंडर होता है जो हमें मिलता है पैदाइशी, और ये फीमेल है। बच्चा कौन सा पैदा हुआ है? बच्चा बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, ठीक है। और एक जेंडर है जो सोशल ने बनाया है। वो क्या बनाया है कि नहीं भाई ये आदमी का काम है, नहीं नहीं ये औरत का काम है, जॉब करना आदमी का काम है, घर संभालना औरत का काम है, ठीक है। देयर इज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक जेंडर हमें अपने उससे मिलता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स से मिलता है कि बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, वो एकदम फिक्स्ड होता है। हम पैदा हुए, हमें पता हम जो लड़का पैदा हुआ उसे पता है कि वो लड़का पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, उसे बताया गया है, बताया क्या वो है, ठीक है। बचपन से उसे बोला जाता है, वो खुद ही देखते हुए बोलता सीखते हैं। लड़के हर चीज को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। वहीं बच्ची क्या बोलती है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं चलती हूँ। तो वो बचपन से ही चीज आ जाती है देख देख कर, ठीक है। एक जेंडर, जिस जेंडर की मैं सोशल वाले की बात करूँ, उसके अंदर ये है कि नहीं ये काम मर्द का है, ये काम औरत का है, ठीक है। मेल्स ही ये काम करते हैं, यानी गाड़ी मेल्स ही चला सकते हैं, और फीमेल्स घर संभालती हैं। फीमेल्स ही, फीमेल सिर्फ इतना, मतलब उनका लिमिटेड, तो उनको कहीं से डिफाइन करना। तो इसमें आगे हमारे जेंडर रोल्स आगे, फिर हमारे जेंडर बाइस, बाइस यानी रूढ़िवादिता एक तरीके से, बाइस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। हम इसके बारे में टॉपिक, अब आते हैं इंडिविजुअली डिफरेंसेस। इंडिविजुअली डिफरेंसेस अमंग, किसमें? अमंग किन के बीच में? लर्नर्स, लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। सॉरी थोड़ा सा राइटिंग को लेके आप लोग, क्योंकि मैं हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि पेन में थोड़ा, डिजिटल पेन में, तो जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये कास्ट है, ठीक है। मैं फिर भी साथ साथ बोल रही हूँ, आप खुद नोट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंडिविजुअली डिफरेंसेस अमंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो हर बच्चे के एक इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं। मेरा अपना अलग इंडिविजुअली डिफरेंस होगा, आपका अपना अलग होगा, वजाहत अलग होंगे, शमा परवीन का अलग होगा, शहनाज का अलग होगा, सूफिया का अलग होगा। सब इंडिविजुअली अपने आप में बहुत डिफरेंस होते हैं। जब आप एक क्लास में पढ़ते हैं, इंक्लूसिव क्लास, समावेशी क्लास, ठीक है, तो उस क्लास में जब हम बात करते हैं तो सभी बच्चों की एक साथ बात कर रहे हैं। बट आप जब जाएंगे तो इंडिविजुअली देखेंगे हर बच्चे का अपना अपना लेवल बहुत डिफरेंट है।
जो बच्चा आपकी कही हुई बात एक बारी में समझ रहा है, शायद दूसरा बच्चा वो आपकी बात 5 बारी में भी ना समझ पाए। आपको उसको छठी बार बताकर उसको दोबारा समझाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप जब पूरी क्लास के बारे में देख रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं हाँ कि सभी बच्चे सब समझ रहे हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मेरा ये मानना है कि मेरे यहाँ पे जितने 5 या 6 बच्चे बैठे हैं इस टाइम क्लास में, वो पांचों के पांचों अच्छे से मेरी बात को समझ रहे हैं। जिसको दिक्कत होगी वो मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देगा, ताकि मैं उसे वापस से अगेन समझाऊं। ठीक है, ऐसी हर बच्चे का इंडिविजुअली डिफरेंस होता है। किस चीज से लेकर लर्निंग, यानी उसके अधिगम, उसके लर्निंग चीज को लेके, उसके अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस, वजाहत का अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगा, शमा का डिफरेंट होगा, शहनाज का डिफरेंट, सोफिया का डिफरेंस होगा। मैं जो बात बोल रही हूँ शायद शमा परवीन एक बारी में एकदम कैच कर रही है वो बात। ठीक है, लेकिन शायद दूसरा बच्चा उतनी जल्दी नहीं कैच कर पा रहा, मे भी शायद उसको दोबारा से एक बार रिकॉर्डिंग देखना पड़े, 2-3 बार देखना पड़े, या अभी क्वेश्चन आपको कुछ पुट करना हुआ आप तुरंत मेरे को क्वेश्चन पुट करें। तो हर बच्चे का अपना एक इंडिविजुअली लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी उसका लर्निंग अंडरस्टैंडिंग होता है, उसके डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस किससे होता है? डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज का डिफरेंस आ गया। लैंग्वेज का डिफरेंस कैसा आ गया? ऑलमोस्ट मैं इसके अंदर बहुत बहुत आधे आधे आपके टॉपिक भी कवर कर रही हूँ। लैंग्वेज में डिफरेंस कैसा आ गया? देखिए एक क्लास है, एक क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे दिल्ली के हैं और एक बच्चा बिहार का है, बिहार या बंगाल का मान लो। उसके फादर नए नए दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं और वो उन्हें नया नया स्कूल ज्वाइन करा है, एंड उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको बंगाली बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल रिलेटेड टू लैंग्वेज उसको नहीं समझ आएगा, वो मैम जो बोल रही है वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगी। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको हिंदी अच्छे समझ आती, इंग्लिश नहीं समझ आती, वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते क्या वर्ड है। ठीक है, जो आपकी भाषा है वो बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को, आपके इंडिविजुअली डिफरेंसेस, तभी आपके आते हैं। अब आपकी कास्ट, अब आपकी कास्ट होगी। अब देखो इंडिविजुअली डिफरेंस होते हैं कास्ट को लेकर भी। ठीक है, जैसे कि जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट, तो कुछ बायस्ड भी होते हैं लोग। हर किसी के साथ बायस्ड, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके साथ कहीं भी ऐसा बायस्ड वाला सिस्टम ना हुआ हो। हम भी स्कूल में पढ़े, हमारे साथ भी बायस्ड होते थे। ठीक है, मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चों के साथ बायस्ड हुआ जाता है, कम्युनिटी के अलग अलग बच्चों के साथ बायस्ड हो जाता है। बहुत बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो हर बच्चे को इतना इक्वली मानते हैं। और बाकी जो वो टीचर्स होते हैं ना, उनसे आप कभी भी मिलो तो ऐसा लगता है कि बाकी आपने किसी अच्छी जगह से पढ़ाई करी है। तो आपको हर जगह हर तरीके का बच्चा और हर जगह हर तरीके के टीचर्स भी मिलेंगे जो अपनी कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा बायस्ड रहते हैं। ठीक है, फिर आता है जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, जो बात लड़कों को समझाई जा रही है कि नहीं भाई लड़कियां नहीं समझ पाएंगी, या कुछ चीज लड़के लड़कियों को समझ आ रहा है जल्दी, लड़के नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो उनका इंडिविजुअली डिफरेंसेस आ जाता है। ठीक है, कम्युनिटी, अब कम्युनिटी भी मैटर करती है कि आपकी कम्युनिटी कौन सी है, फिर आपका रिलीजन भी मैटर करता है। तो ये सारे फैक्टर इंडिविजुअली डिफरेंसेस के लिए मैटर करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, डिस्टिंक्शंस, डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंसेस बिटवीन, डिस्टिंक्शन बोलो, डिफरेंसेस बिटवीन असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, assessment for learning. It's a very important topic of our syllabus, and assessment for learning and assessment of learning, assessment of learning. जिसके अंदर आपका आ जाएगा
जिसके अंदर आपका आ जाएगा स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। फिर आएगा आपका कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन, यानी सीसी आ जाएगा। मैं इसे सीसी लिख देती हूँ। ओ सॉरी, क्या CCE, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, इनकी पर्सपेक्टिव, इनकी प्रैक्टिस। अच्छा दोबारा पढ़ दूं। डिस्टिंक्शंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ेंगे हम, और एक असेसमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपकी आ जाएंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट और आपका CCE आ जाएगा, ठीक है। वो हम बहुत डीपली पढ़ेंगे CCE। और फिर है आपका नेक्स्ट फिर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगा, वो मैं नहीं लिखवा रही, बट वो हम पढ़ेंगे। अब इंक्लूसिव एजुकेशन भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एड्रेसिंग लर्नर्स, एड्रेसिंग learners from diverse backgrounds, diverse background, ठीक है। इंक्लूडिंग, मैं अब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको दिखे, साफ साफ लिखने की कोशिश करती हूँ। इंक्लूडिंग disadvantage and deprived, including disadvantage and deprived, ठीक है। तो एड्रेसिंग करना है इंक्लूसिव क्लास के अंदर, समावेशी क्लास, जिसके अंदर आपके हर तरीके के, हर धर्म जाति का बच्चा होगा, अपर कास्ट, लोअर क्लास, हर अलग अलग धर्म का होगा, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ठीक है। और दूसरी चीज की रिच और पुअर, यानी एक अपर मिडिल क्लास होगा, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, पुअर। तो उन बच्चों को एड्रेस करना, ठीक है, उनकी लर्निंग को एड्रेस करना, जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, और उनके एडवांटेज और डिप्राइव, डिप्राइव यानी उनका मतलब उनके डिसएडवांटेज बेसिकली। तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं बच्चों को होता है जो पिछड़ी जगह से आते हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एड्रेसिंग द नीड्स। इंक्लूसिव क्लास में क्या पढ़ेंगे? इंक्लूसिव क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एड्रेसिंग, अब इंक्लूसिव क्लास का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे हर एक बच्चे को देख के चलना है। नीड्स, उस बच्चे की जरूरत को समझते हुए, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, विद लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज, impairment एक्सेट्रा। impairment एक्सेट्रा। अब देखिए, एड्रेस करना है, एड्रेस करना यानी जांच करनी है, यानी उसको देखना है कि एड्रेस करना है उस बच्चे की जरूरत को लेकर, उसकी लर्निंग
डिफिकल्टीज की बच्चे को क्या लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है। क्लास में टेस्ट लिया मैम ने, 10 नंबर का टेस्ट ले लिया, ऐसे ही सरप्राइज टेस्ट। क्लास में 50 बच्चे थे, 50 में से 45 बच्चों के एवरेज नंबर आए, और नहीं सॉरी 45 नहीं 35 बच्चों के एवरेज नंबर आए, ठीक है, और 5 बच्चों के एकदम टॉप नंबर आए, ठीक है, और जो बचे 10 बच्चे एकदम मतलब बिल्कुल उनके 0, किसी का 1, किसी का 0, किसी का 1, ऐसे करके नंबर। तो उनका तो पता चल गया जो एवरेज थे और जो इंटेलिजेंट वाले थे। अब उन बच्चों का पता करना था कि एक्चुअल में उनको क्या लर्निंग, क्या चीज समझ नहीं आई। बिकॉज मार्क्स तो अच्छे आएंगे, ऑफकोर्स सी बात है, अगर आपने चीज समझी है तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने के, और जब आपने चीज समझी नहीं है तो आपके नंबर कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो आप आंसर कैसे कर पाएंगे। फिर उनकी लर्निंग डिफिकल्टी को समझ के उसको एड्रेस कर कर और उसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉपिक इंक्लूसिव क्लास का हमारा है एड्रेसिंग द talented, creative, especially able learners। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एबल लर्नर्स, ठीक है। उन बच्चों को एड्रेस करना है, उन बच्चों को ढूंढना है जो टैलेंटेड है, क्रिएटिव है, बहुत रचनात्मक है, ठीक है, और स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। अब स्पेशली एबल्ड में याद रखना कि सिर्फ फिजिकली बच्चा नहीं आता जिसका पैट मतलब बचपन से खराब है, या जिसका हाथ खराब है, जो अंधा है, जो बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, बहुत सारी चीजें आती हैं। जो बच्चा हमको देखने में नॉर्मल लग रहा है, इट डजंट मीन कि वो नॉर्मल है। शायद उसको लिखने में दिक्कत है, शायद उसको पढ़ने में दिक्कत है, वो देख तो ठीक पा रहा है, सुन तो ठीक पा रहा है, पर बोल नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा। तो जो आपको दिख रहा है जरूरी नहीं उसको वही फिजिकल प्रॉब्लम हो, वही स्पेशली एबल्ड पर्सन हो, ऐसा नहीं है। स्पेशली एबल्ड पर्सन के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपके ये आ जाता है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, ठीक है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रन, स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। किसने बोला था ये कि एक छोटा नन्हा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, प्याजे ने बोला था, ठीक है, क्योंकि बच्चों को खोज करने की लगती है। आप देखें कि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट करते हैं आजकल के, तो स्पेशली ये कैसा है, मम्मा ये कैसा है, पापा ये चीज कैसी है, ठीक है, ये क्यों है, क्या है, उनका हर चीज के लिए क्यों, क्या, कैसे, देन व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, उनका ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, हाउ, ठीक है। तो हम ये सारे लिखेंगे, ये मैं नहीं लिखवा रही, इट्स अ नॉर्मल, वो मैं साथ साथ लिखवाती रहूंगी, या मैं लिखवा ही देती हूँ। इतना क्लियर है आपको, पहले मेरे को ये बताएं, क्योंकि मैं कंटिन्यू हाफ एन आवर से बोले जा रही हूँ, आधे घंटे से ऊपर से। पहले आप लोग मेरे से थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए, बताएं इतना क्लियर है आपको, क्लियर है आपको। ज्यादा मुश्किल नहीं है, मजा आने वाला आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने में, ठीक है। और मैं ये आपको थोड़ा ओवरली बता देती हूँ कि हम लर्निंग और पैडागोजी से रिलेटेड जो पढ़, ये भी इम्पोर्टेंट है, हाउ चिल्ड्रन, कि बच्चा कैसे सोचता है और कैसे लर्न करता है, ठीक है, एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, कि बच्चा क्यों
क्यों और कैसे फेल होता है, अपने जो स्कूल के जो अचीवमेंट्स होते हैं उनको जो परफॉर्मेंस होते हैं उनमें फेल होता है, उसकी क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी क्या है बच्चा, क्या है, समस्या का समाधान करने वाला है, छोटा नन्हा वैज्ञानिक है, जीन पियाजे ने बोला था ये, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, कि ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन पढ़ेंगे हम किसके, लर्निंग इन चिल्ड्रन के। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंडिंग यानी किसको समझेंगे, बच्चे की गलतियों को, यानी अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर्स, एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। और गलतियां किस चीज को माना जाता है, एरर्स को क्या माना जाता है, एरर्स को एक सिग्निफिकेंट साइन माना जाता है, एक साइन माना जाता है कि बच्चा सीख रहा है। देखो, आप जब साइकिल चलाना सीखते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, मेरे को बचपन से आई लव साइकिलिंग, ठीक है, तो मुझे बेसिकली बहुत ज्यादा बाईसाइकिल और जितने भी मोटर बाइक्स होते हैं, जितने भी कार्स होते हैं ना, आई लव दैट थिंग्स, ठीक है। तो मुझे बचपन से ही ये शौक रहा, ठीक है। तो मेरी फैमिली में किसी गर्ल ने कभी कोई साइकिलिंग नहीं करी, कभी किसी ने कोई ड्राइव नहीं करा आज तक, ठीक है। तो मेरे को शौक रहा, स्पेशली मेरे लिए साइकिल आई थी घर के अंदर। तो बच्चे का क्या है, जब मैं चलाती थी, जब मैंने नया नया चलाना सीखा, तो मैं बहुत गिरी भी, बहुत चोटें लगी, ठीक है, बहुत इंजरीज आई, गिर कर आ जाती थी, चुपचाप बैठ जाती थी, कहीं पता डांट लगेगी, मम्मा डांट जाएगी, ठीक है, कि इसलिए कि आपको चोट लग गई है, ये वो, तो छुपाती थी, छोटी थी, कि पता है मेरी साइकिल फिर छिन जाएगी भाई, पता चल गया तो लग गई। बट अनफॉर्चुनेटली ये बात हकीकत है कि कुछ भी बोलो छुपता नहीं है, कहीं ना कहीं से पता ही चल जाता था मम्मी पापा को। और पता कैसे चल जाता, जहां पे गिरकर आती थी आसपास कोई होता होगा जान पहचान वाला, कि आपकी बेटी इतनी बुरी तरीके से गिरी थी रोड पर, ठीक है, वो पूछने आ जाते थे घर पर, तो पता चल ही जाता था। और फिर वो शाम को फिर थोड़ी सी डांट लग जाती थी कि बेटा ध्यान से, क्योंकि बेसिकली वो डांटते नहीं थे, वो डरते थे कि कोई बड़ी इंजरी ना हो जाए, ठीक है। और वाकई मैं बहुत गिरी हूँ, बहुत, मतलब इतनी इतनी लगी है कि मेरे मसल्स एकदम टूट चुके हैं अंदर से, मेरे इंजरीज, मतलब खाल हट गई है छुपा छुपा के, और हाथ में लग जाती थी और ब्लड निकलता था। लेकिन मेरा जो जो पैशन था साइकिल को चलाने का, वो गया ही नहीं कभी, ठीक है। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया, ये 2-4 बार हुआ जब मैंने थोड़ा सा गिरा, फिर चलाना सीखा, फिर एक दिन ज्यादा लग गई, फिर और ध्यान से चलाना सीखा। तो उससे क्या हुआ, मेरा एक, तो उससे मेरा एक क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, और मैं एक दिन बहुत अच्छे से चलाने लगी, ठीक है। तो ये गलतियां करके ही बच्चा सीखता है, यानी जहां पे एरर आ जाए, जहां पे गलती आ जाए, यानी बच्चे के ही फेवर में बात होगी, बच्चे के फेवर में सॉरी, जहां भी गलती आ जाए, जहां भी एरर लिखा आ जाए, वहां बच्चे के फेवर में बात होगी। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, बच्चा गलती कर रहा है इसका मतलब बच्चा सीख रहा है, बच्चा का गलती करना यहाँ पे बहुत अच्छी चीज माना जाता है, ठीक है। तो अगर बच्चा गलती कर रहा है तो मान लीजिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब देखो यार, बच्चा कर रहा है, यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, किसी बड़े की बात नहीं हो रही। अब अपने ऊपर मत ले जाना कि बड़े लोग गलती करेंगे, हमने भी छोटे थे जब भी ऐसे साइकिल वाइकल चला के गिरे, फिर बड़े हो गए तो बड़ी गाड़ी आ गई हाथ के अंदर, तो अब तो खैर नहीं गिरे, बट शौक रहा, बहरहाल शौक आज भी है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ये तो मैंने बता दिया। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको एरर्स का। कॉग्निशन एंड इमोशन,
बच्चे का जो मानसिक और जो भावनात्मक होता है ना, उसका कैसे होता है। अब देखो इमोशंस होते हैं, इमोशंस डिफरेंट डिफरेंट एज में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। छोटा बच्चा होगा, ये ठीक है, ये ठीक है। अब जैसे मेरी छोटी सी भांजी है, ठीक है, 1.5 साल की है। अगर उसको वो चीज चाहिए तो वो चाहिए भाई, नहीं तो उसे अगर हाथ से छीना तो वो रो देंगी, ठीक है। तो उस बच्चे को क्या, नहीं ये चीज मेरी है, ठीक है। फिर उससे बड़ी होगी, जैसे कि हमने पढ़ा है, आपको पढ़ाऊंगी मैं। उससे बड़ा होगा बच्चा, जिसके लिए ये रहता है, नहीं यही है, ये ठीक है। और उसके बाद जब आप 7-8 ईयर्स के आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप बॉयज के साथ ही रहते हैं, आप गर्ल्स के साथ रहते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ रहती है, बॉयज बॉयज के साथ रहते हैं। यानी वो बच्चों में ये होता है, नहीं नहीं मेरी दोस्त लड़कियां नहीं हो सकती, नहीं नहीं मेरा दोस्त लड़का नहीं हो सकता। छोटे छोटे से जो होते हैं 8-9 साल के बच्चे, तो वो क्या होते हैं, लड़कियां लड़कियां अपने ग्रुप में होती हैं, बॉयज बॉयज वाले ग्रुप में होते हैं। तो उनका मानसिक उस टाइम जो स्टेटस होता है वो ये होता है, उनके जो इमोशंस होते हैं वो ये होते हैं। फिर जब वो टी में उनके हर तरीके के दोस्त बनने लग जाते हैं, बॉयज के गर्ल्स भी बनने लग जाते हैं, बॉयज दोस्त बनने लग जाते हैं, ठीक है। फिर आपका एक और जोन आता है, जब आप कभी प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एज पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आपके इमोशंस होते हैं। तो उससे भी आपका लर्निंग, आपका इमोशंस, आपका सब कुछ बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और कुछ फैक्टर्स हैं, पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, कि कौन से फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके अधिगम में, यानी आपकी लर्निंग में। पर्सनल और एनवायरमेंटल, पर्सनल फैक्टर और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में आपका देखो, आपका अपना आ जाता है। पर्सनल क्या होता है, जो हमसे जुड़ा हुआ, हमसे जो बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ हो, हमारे घर में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर घर में हर वक्त लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं वो माइंड इतना डिस्टर्ब होगा कि आप अपने किसी भी वर्क पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आपके घर में अगर खुशहाली का माहौल है तो, और आपके दिमाग में, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। इश्क मोहब्बत, मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान इस दायरे से गुजरता है। ना भी मिले, होती तो है, अच्छा तो लगता है कोई ना कोई। तो उसके बाद फिर क्या है, अगर आप उसे ज्यादा दिमाग पे ले लोगे ना, तो आपका नहीं काम पर कर पाओगे, ठीक है। जैसे होते हैं कुछ लोग सोचते रहते हैं उसी इंसान के बारे में, अरे थोड़ी ना जाएगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज पे आपको इफेक्ट करता है, आपके वो पर्सनल फैक्टर है। चाहे आपका वो पर्सनल आपके घर से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। फिर आ जाता है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, आपको जैसे बाइस कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई स्लम एरिया में रहने वाले जो पुअर लोग हैं, लोअर पुअर लोग, उनको अलग कर दिया जाता है, नहीं नहीं ये तो गंदे से रहते, नहीं नहीं ये तो कूड़ा उठाते, नहीं नहीं इनको ऐसे, तो उनको इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो उनका वो फैक्टर उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, उनकी लर्निंग को, ठीक है। जो उनको कंट्रीब्यूट करता है उनकी लर्निंग में, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट भी करता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, उन बच्चों को थोड़ा और अच्छे से, मतलब सरकार उनको अच्छे से जैसे सरकारी स्कूल में आपको पता हो कि पहले के टाइम पर स्कूल में बच्चे एडमिशन के लिए क्या करते थे, बच्चों को घर वालों को पैसे का लालच देके ताकि बच्चों को स्कूल भेजें। महीना 2 महीना में वो गवर्नमेंट स्कूल वाले पैसा देते थे बच्चों को, और ड्रेस भी देते थे, शू भी देते थे प्रॉपर, मतलब कि बच्चा स्कूल एटलीस्ट आए पढ़ने के लिए। मिड डे मील जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल मिड डे मील। मिड डे मील क्यों चलाया गया, ठीक है। मिड डे मील 2005 में इसलिए चलाया गया क्योंकि वैसे तो 1998 में चाहिए, 2005 में इसको क्यों चलाया गया, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था, मिड डे मील गाँव में ही नहीं, बेटा ये सिर्फ गांव में नहीं था, ये दिल्ली में भी था, स्पेशली ये दिल्ली में भी था। क्योंकि देखो जो हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे थे जो ट्यूशंस वगैरह पढ़ने आते थे जब मैं छोटी थी, तो ऐसा था हमारे साथ ही कुछ थे जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो ट्यूशंस। तो वो टीचर जो स्कूल में उन्हें पढ़ाती थी, वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देते थे। तो हमें वहां से पता चलता था कि मतलब उन बच्चों को ये चीजें प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट स्कूल में। शू प्रोवाइड होता है उनको, प्रॉपर ड्रेस प्रोवाइड होती थी, ठीक है, ये सारी चीजें।
और जैसे कि फैक्टर मैं क्या बता रही थी आपको अभी, सॉरी, मैं कुछ बता रही थी आपको, मेरे जहन में अभी आ नहीं रहा। हाँ, मिड डे मील। सॉरी, थैंक यू सो मच, क्षमा। मैं बात करते करते मैं क्षमा का वो आंसर देने में थोड़ा सा भूल गई। हाँ, हर प्राइमरी स्कूल में, यस करेक्ट। मिड डे मील की प्रक्रिया इसलिए चलाई गई थी, ये कॉन्सेप्ट इसलिए चलाया गया था बिकॉज ये था कि जो पुअर लोग थे वो अपना एक वक्त का या दो वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो क्या बच्चे को स्कूल भेजेंगे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई तुम भेजो बच्चे को। गवर्नमेंट ने उनको लालच दिया, पढ़ाई का नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया एक ऐसी जगह है, अगर कहेंगे ना कि बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं नहीं। पहले के लोगों का ये था, खैर अब तो मानसिकता बदल चुकी है, लोगों की जो थिंकिंग है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बदल चुकी है, लेकिन पहले की यही थी हकीकत में। जैसा कि मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, मैं अपना बचपन अगर याद करूं तो मैंने अपने आसपास देखा है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे कुछ ऐसे पुअर बच्चे पढ़ते थे, तो उन बच्चों का ये हाल था कि उनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं था, उनको हर तरीके से पढ़ाई कराई जा रही थी, पर उनका सिर्फ उनके पेरेंट्स का और उनका यही ध्यान था कि उनको महीने में पैसा मिल जाता था, और उनको कपड़े मिल जाते थे, और उनका रोज का खाना जो मिड डे मील मिलता था। मिड डे मील में क्या करते थे, वो थोड़ा और अपने टिफिन बॉक्स में पैक कुक करा के वो ले जाते थे। तो ऐसा फिर मतलब ये चीज जब हमने पढ़ी, जब बड़े होके, तो पता चला कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट चलाया ही इसलिए गया था कि गरीब लोगों को उनको एक तरीके से बेट दी थी। बेट क्या होती है, एक तरीके से लालच दिया था। ठीक है, कि भाई तुम एटलीस्ट अपने बच्चों को भेजो, हम सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, बट उनको पढ़ाने के लिए भेजो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का जो एजुकेशनल जो परसेंटेज था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट निगलेक्ट था। ठीक है, खैर अब तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं। हाँ, 14 साल तक फ्री एजुकेशन। ठीक है, 8वीं क्लास तक ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलाए थे कि आप किसी भी प्रकार से, मतलब हर तरीके का बेट दिया कि आप किसी भी प्रकार से आप कराओ। अच्छा, अब ये देखो कितनी चालाक है हमारी गवर्नमेंट, कि एक बात बताओ, 14 साल तक में बच्चा क्या ही, मतलब उसका क्या ही खर्चा होता है, मेरा ऐसा मानना है क्या ही खर्चा होता है। आप एक बात बताओ, आपकी साल की 12 कॉपियां लगनी है। ठीक है, आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपको वही पढ़ने हैं, और ट्यूशंस पढ़ना होता है क्योंकि स्कूल में इतने अच्छा पढ़ाते नहीं है, और ट्यूशन पढ़ना होता है, ट्यूशन में आप पढ़ाई करो उसके बाद। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो यहाँ आती है जब आप आफ्टर 12th जाते हो, तो जो इतनी ज्यादा आपको एक्सट्रीमली फी पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर रही, कि वो बच्चा कहाँ से लेकर आएगा। आपको ये करना चाहिए कि आपको पहली से 12वीं तक की पैसे ले लो, उसके बाद की एजुकेशन फ्री करना चाहिए। दैट्स वाई जो बाहर की कंट्री है वो इसलिए आगे इतना है, क्योंकि उनका ये क्राइटेरिया, आपसे बच्चे नहीं पाले जा रहे, आप हमें दे दो, हम सारा खर्चा उठाएंगे। ठीक है, आपसे नई पढ़ाई करवाई जा रही, मत करवाओ, हम खर्चा उठाएंगे, हम उसकी फ्री करवाएंगे सारी पढ़ाई। वहां का मेडिकल फ्री है, वहां का एजुकेशन सिस्टम फ्री है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट सारा कुछ बॉर्डर्स पे लगा रही है। अरे मरना तो एक ही दिन है सबको, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है, जब इलेक्शंस आते हैं तो उस वक्त पर अपने हिसाब से बमबारी भी करवाएगी। ठीक है, मुसलमान को बुरा भी कहलवाएगी, आतंकवादी कहलवाएगी, फिर लोगों के बीच में नॉन मुस्लिम और मुस्लिम्स की लड़ाइयां करवाएगी। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, यहाँ इंदर लोक पर दिल्ली में नमाज हो रही थी जुम्मे वाले दिन। ठीक है, अभी रमजान की, हाँ ये पिछला हफ्ता जो गया है, वहां पे क्या करा है, एक पुलिस वाला अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए सजदे में गए हुए इंसान को लात मार रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वहां पे मस्जिद है, इतनी बड़ी नहीं है, पर लोग बहुत ज्यादा मुस्लिम रहते हैं इंदर लोग पर, तो वहां पे बाहर रोड पे बरसों से पढ़ती आ रही है नमाज। क्यों मारा उसको? हाँ, फ्राइडे वाले दिन जुम्मे की नमाज। तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि लोगों को इस प्रकार से वो करना। ठीक है, तो हम यही सारे बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको एक क्रिएटिविटी टॉपिक वाइज जाऊं, आपको प्रॉपर सब कुछ पढ़ाऊंगी।
ठीक है, बस आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बाल अवस्था वगैरह पूरा आपको पढ़ाऊंगी, काफी बड़ा है। तो आप ये मत सोचिएगा जो मैंने आपको लिखवाया है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टॉपिक टू टॉपिक टॉपिक पूरे पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप साथ साथ अपना नोट करते जाइएगा कि पहले बाल विकास पढ़ाऊंगी, फिर समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाऊंगी, फिर लर्निंग पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ उसके अंदर क्या है वो सब पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, कल मिलते हैं 11 o'clock। ठीक है। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं आप लोगों से 11 बजे।